हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, हमने अभी तक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लिया है। जर्नल में मैंने एक एक बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारी तरह के एंट्रियों का मैंने जर्नल एंट्री बता दिया है। जर्नल एंट्री हम सीख चुके हैं। आज हम जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। यानी कि हमने सीखा था कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जिस बुक्स में पहली बार लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। और मैंने वहां पे छोटा सा एक हिंट दिया था कि इसको किसी और, इसका सब्स्टिट्यूट भी है, इसको कोई और बुक में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव। तो आज हम उसी ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एंट्री, यानी फर्स्ट टाइम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, उस बुक का नाम कह लीजिए प्राइमरी एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, एक तो होता है जर्नल। क्या कहलाता है? जर्नल, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ये नॉर्मली छोटे मोटे बिजनेसमैन करते हैं। जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं, इसकी हर चीज की एक प्रॉब्लम होती है, तभी उसकी सॉल्यूशन निकलता है और दूसरा कुछ आता है। सब्स्टिट्यूट कब आता है? जब एक में कोई खामी हो या कुछ कमी हो। तो जर्नल में एक खामी पाया गया, कमी पाया गया। क्या? कि जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हम सबको एक ही जगह रिकॉर्ड कर देते थे। अब उसमें क्या हुआ कि अगर मुझे ये देखना है कि पूरे साल में कितना, महीने में कैश कितना आया और कैश कितना गया, सिर्फ मुझे कैश देखना है, तो वो जर्नल में मैं ढूंढता रहूंगा। क्योंकि उसमें कैश खरीदना, बेचना, उधार में खरीदना, उधार में बेचना, एसेट्स का खरीदना, एसेट बेचना, हर तरह के एंट्री मैंने एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आप सोचिए ना, एक ही चीज में अगर सारा कुछ रिकॉर्ड कर दे, अब उसमें से एक चीज को ढूंढना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके सब्जेक्ट 5 है, ठीक है ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, क्या कहते हैं, मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब सोचिए ना कि सभी का अगर एक ही बुक में डेली होमवर्क करते जा रहे, लिखते जा रहे, अगर आप 5 अलग अलग नोटबुक नहीं बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक ही में लिखते। अब जब आपको उसमें से अकाउंट्स का रिवीजन करना तो उसमें ढूंढना पड़ेगा एक एक करके कि अकाउंट्स का कौन कौन से पेज पे कहाँ कहाँ। कितना मुश्किल हो गया। क्या पता कुछ छूट जाए, अकाउंट्स का पूरा अच्छे से रिवीजन भी ना हो पाए, क्योंकि छूट भी सकता है ना। तो वही यहां पे था कि एक ही सब ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करना, और उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर चीज का ढूंढना हो तो ढूंढते ढूंढते पता चले कि बहुत टाइम लग जाए या फिर गलती भी हो जाए। तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट आया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या आया? बुक्स ऑफ, यानी जर्नल का सब्स्टिट्यूट आया सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी जर्नल को मैंने सब यानी अलग अलग पार्ट कर दिया, तो उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे सिर्फ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहां पे बुक्स ऑफ, यानी यहां पे सिर्फ एक बुक था। हमने जब प्राइमरी एंट्री जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते ट्रांजैक्शन तो एक ही जगह करते थे, तो इसीलिए एक के लिए था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करते उसको जर्नल कहते हैं। बुक एक था, बट अब हमने कहा कि नहीं नहीं, कुछ अलग अलग तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए। जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। जो भी मैं कैश में, चाहे कहीं से भी कैश आए या कैश जाए, कैसे भी, उसको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगा। और जितने भी बाकी उधार है, कितने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए मैं अलग बुक बनाऊंगा। तो क्रेडिट में क्या क्या हो सकता है? मैं गुड्स को खरीदूंगा तो उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करूंगा परचेस बुक बोलूंगा। जिसको अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो बेचने से, उधार में कह रहा हूं, क्योंकि अगर कैश में सामान खरीदे या बेचे तो यहां पे आ जाएगा कैश बुक में। पर अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए, और सिर्फ याद रखना गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, तो क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं तो परचेज बुक में, क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं तो सेल्स बुक में, और उधार में अगर हमने गुड्स खरीदा उसको वापस करना पड़ गया तो परचेज रिटर्न बुक में, और अगर हमने गुड्स बेचे हैं, कैसे भी बेचे हैं और वापिस आ जाता है सेल्स रिटर्न, तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में शो करेंगे। अब इसका कैश से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रिटर्न करते समय तो पैसा का कैश इन्वॉल्व नहीं होता ना, तो इसीलिए हमने पहली बार कैश में सामान खरीदा हो या फिर उधार में खरीदा हो, कोई भी सिचुएशन में रिटर्न हो ना, तो परचेस रिटर्न बुक में ही आएगा और सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न आएगा। कमाल है। और अगर इसमें कैश वापस कर दिए या कैश वापस आ गया तो फिर वो यहां नहीं आएगा, फिर कैश बुक में, कैश के बिना वाला यहां पे। और इसको हम अदर बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अदर बुक्स। ये अदर बुक का क्या मतलब है?
जर्नल का हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होगा उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जो उधार में होगा वो इस बुक में करेंगे। तो इतने सारे का कैश के अलावा है ना ये, तो इसको हमने अदर बुक का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अदर्स बुक। क्या ये अलग अलग है ना? हाँ जी, कैश के अलावा। कमाल है। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेशल बुक कहते हैं। इसी को स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पेशल बुक्स या स्पेशल जर्नल। और सर ये 5 जगह में जो चीज नहीं आए वो कहां जाएगा? सर वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। मतलब ये कि सर एक दो एग्जांपल तो दे दो, इसका मैं बताऊंगा जर्नल प्रॉपर में जब एंट्री करना सिखाऊंगा कि क्या होता तब। जो इन 5 में नहीं आएगा वो कहां पर जाएगा? यहां पे। मतलब कि जो कैश में आना जाना यहां आ गया, उधार में गुड्स खरीदना बेचना यहां पे आ गया। पर सर कोई एसेट्स को अगर हमने उधार में खरीदा तो, क्योंकि अगर कैश में खरीदेंगे एसेट्स तो यहां आ जाएगा, गुड्स उधार में खरीदेंगे बेचेंगे तो यहां आ जाएगा। पर सर अगर उधार में अगर हमने कोई एसेट्स खरीदा या बेचा तो कहां जाएगा? क्योंकि यहां ना कैश बुक में आने वाला ना यहां, क्योंकि परचेज और सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स का खरीदना बेचना आएगा। ओ माय गॉड। तो इसका मतलब उधार में फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचना कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। इस तरह से और भी कहानी होगा हम जब जर्नल प्रॉपर की बात करेंगे। तो यहां बेसिक समझ में आ गया ना कि जो इन 5 में रिकॉर्ड नहीं होगा, जो इनमें नहीं आएगा वो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। तो आज हम बात करते हैं कैश बुक में। कैश बुक का मैं 5 लेक्चर लेने वाला हूं और इनके लिए मैं 4 लेक्चर लेके आऊंगा इस कैश बुक कंप्लीट होने के बाद। तो कैश बुक आज शुरू करते हैं। तो कैश बुक में हम आज सिंपल कैश बुक करेंगे। कैश बुक के भी 2 होता है, एक होता है कैश बुक विद ओनली कैश कॉलम और दूसरा होता है कैश एंड बैंक कॉलम। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड भी है ना वो भी कैश बुक में ही आएगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैश में पैसा कितना आया और कितना कैश गया। वो अगर कैश के साथ बैंक से भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी कैश बुक में आएगा। वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो अब सीधी सी बात है, कैश या तो आएगा या जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश क्या है? एक एसेट्स है और एसेट्स के लिए हमने क्या रूल समझा है? डेबिट द रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट है ना, रियल का तो वही है, जो चीज आती है उसे डेबिट, जो चीज आती है क्रेडिट। तो कैश आएगा तो डेबिट, पैसे आयो या इनफ्लो ऑफ कैश को डेबिट करेंगे, पैसे गयो आउटफ्लो ऑफ कैश। कमाल है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और एक बात और बता दूं कि जर्नल में तो हम लेजर बनाते थे, यहां भी इनकी भी लेजर बनती है। बट ये जो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा ना, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड, यानी कि हम कैश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे। यानी जब हम सब्सिडरीज बुक का जब हम लेजर करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, इसका मैंने जर्नल से लेजर कराना सिखा दिया ना, तो वैसे ही जब इनका हम लेजर करेंगे तो जो कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे कैश और बैंक का, मतलब आप कैश अकाउंट बनाना सीखे ना, बैंक अकाउंट बनाना सीखे ना। हाँ जी। तो जब कैश बुक अगर हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, कैश बुक को ही कैश और बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूं, आगे के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है सर, फटाफट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपने असाइनमेंट का। ये मेरा असाइनमेंट है, इसमें मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं और कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दूं। और इसका मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुरेश डेली। यानी हमें सिंपल कैश बुक बनाना है और सिंपल कैश बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं या फिर कैश बुक विदाउट बैंक कॉलम भी कहते हैं। ठीक है सर। अब लिखा है अप्रैल 1 सुरेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कि सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होगा ना। आपको जब मैंने लेजर कराया था कैश अकाउंट, तो सेम जैसे कैश अकाउंट बनाना सिखाया था ना, तो ये कैश अकाउंट ही समझ लीजिए। कैश बुक एक प्रकार से क्या है? कैश अकाउंट है, जो कि टी शेप का है, लेफ्ट राइट। कैश जो आता है डेबिट में जाएगा क्रेडिट साइड, सेम फॉर्मेट से। ठीक है सर। तो क्या करना है? कैसे करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ना? कैश डेबिट हो रहा है ना, तो बिल्कुल कैश अकाउंट में जैसे आपने पोस्टिंग किया था वैसे ही करना है। तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2000
23 है, अप्रैल 1 है। अब कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के बुक में, कैश अकाउंट में हम कैश नहीं लिखते थे ना, उसके अपोजिट का नाम लिखते थे ना। हाँ सर, अपोजिट, अपोजिट बोले तो डेबिट वाले में क्रेडिट, क्रेडिट वाले में डेबिट। तो हम कैश के बिहाफ पे कर रहे हैं तो टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए अमाउंट है? 80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके सर। अगला है ही बाउट गुड्स, 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा है। तो गुड्स खरीदा है तो एंट्री क्या करते थे? परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना। तो बताइए, अब ऐसे भी गुड्स खरीदेंगे तो पैसा आएगा ही जाएगा। बस देखिए, मैं अभी बता दे रहा हूं जर्नल एंट्री करके, बट हमको पेपर में जब करना होगा तो जर्नल एंट्री पास नहीं करना, खुद ही लॉजिक लगा लेना कि कौन से ट्रांजेक्शन पैसा आ रहा है, जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ हम सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना। हाँ सर जाएगा। तो जाएगा तो बस कर दो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में डेट कितना है? डेट है आपका अप्रैल 3 को, 50,000 रुपये का। तो परचेज टू कैश पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई, अपोजिट का नाम बाई परचेजेस अकाउंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? परचेजेस अकाउंट 50,000 रुपया। अगला ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच रहे कैश में, तो क्या एंट्री हो जाएगा? कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही हमने जर्नल एंट्री सीखा था ना। हाँ सर। तो क्योंकि हम सब्सिडी बुक बना रहे हैं तो सब्सिडी बुक में हमको जर्नल एंट्री नहीं करना है। बस पहली बार क्योंकि करा रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं कि अगर जर्नल एंट्री हमने सीखा है तो उसके हेल्प से कैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख दूंगा, अपोजिट का नाम क्या है? सेल्स है। तो कितना रुपए है सेल्स में? आपका 40,000 रुपये है, और 40,000 रुपये, और ये अप्रैल 3 की एंट्री है। अब इसका मैं सीधा भी कर सकता था कि कैश में गुड्स सेल किया तो सेल करने से पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिख दूंगा, और क्या एंट्री होगा? कैश टू सेल्स ना, तो टू सेल्स, कमाल है बस। तो ऐसे ही बाकी सारे एंट्री कर लेने फटाफट। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, तो मुझे मनोहर से कैश रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री हो जाएगा? कैश टू मनोहर। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू मनोहर। कितना रुपए है मनोहर से रिसीव हुआ है? 3,600। ये है अप्रैल 5 का। अगला है पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा किया ना, बैंक टू कैश। ये बैंक का इफेक्ट हम जब 2 कॉलम करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल क्या देखना है? कैश वाला। कैश बैंक में पैसा जमा करोगे तो पैसा आएगा ही जाएगा, जाएगा ना। तो जाएगा तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई, उसके अपोजिट का नाम क्या है? बैंक। कितना रुपए है? कितना बैंक में पैसा जमा कर दियो? 30,000 रुपया। कितना, कौन सा डेट है? ये डेट है अप्रैल 9। मनोहर से ये 5 तारीख को गुड्स सेल था, ये 6 तारीख का था, और ये 3 तारीख का था परचेज वाला। परचेज वाला 3 का था ना। हाँ जी। अगला है अप्रैल 13 पेड कैश टू हरिकृष्णा। हरिकृष्णा को दिया है तो हरिकृष्णा क्या है? रिसीवर है, डेबिट टू कैश गया ना, तो कैश गया सर, कैश गया, कैश गया क्रेडिट साइड, पैसा गयो, पैसे गयो। किसको दिया मैंने? हरि कृष्णा को। कितना रुपए हरि कृष्णा का? हरि कृष्ण जो भी हो नाम आप देख लेना, कृष्ण, हरि कृष्ण को कितना रुपए दिए हो? 2,150 रुपये अप्रैल 13 को। अगला पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए कैश गया ना, तो कितना कैश गया है? 200 रुपये गया है। किसके लिए? स्टेशनरी। तो क्या लिखा जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो कैश में लिख दिया कितना? अप्रैल 18। जनरल एंट्री होगा ना स्टेशनरी तो टू कैश, तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई स्टेशनरी। अगला है पेड फॉर फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? ऑफिस फर्नीचर। कितना रुपए है? ऑफिस फर्नीचर के लिए कितना पेमेंट किया? 3,000 रुपये। आपको पूरा लिखना है यहाँ पे डेट में, अप्रैल लिखोगे अप्रैल 18, अप्रैल 18, ये 17 था। अगला है रिसीव्ड फ्रॉम एम कैलाश चंद, रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाओ। किससे रिसीव हुआ? एम कैलाश चंद, एम कैलाश चंद से। कितना रुपए रिसीव हुआ? 6,800। किस डेट को? अप्रैल 21 को। ठीक है ना। पेड फॉर, पेड किए हैं किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजिंग अकाउंट कितना रुपए? 1,000
रुपये। कमाल है ना, 1008 रुपये। ये कब है? ये है अप्रैल 22 के लिए। अगला है परचेज पोस्टेज स्टैम्प। क्या जनरल एंट्री होता है? पोस्टेज स्टैम्प डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है ना, तो पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट। कितना रुपये पैसा गया? गया सर 80 रुपये गया। ये है अप्रैल 25। अगला है आपका पेड रेंट। रेंट दोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो इसका मतलब पैसा जा रहा है तो बाई रेंट अकाउंट। जो भी पैसा जाने के बाद क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1120 रुपये। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है, तो ये अप्रैल 28 का था और लास्ट वाला जो एंट्री है वो अप्रैल 30 का है। इलेक्ट्रिसिटी तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट साइड में बाई इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। कितना रुपये? 150 रुपये। और क्या करना है? टोटल डेबिट साइड का जोड़ दो और जो आएगा वो आप लिख दोगे। और याद रखिएगा कैश का हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों साइड का बराबर होगा। 3600 और ये लास्ट में 6800, तो मतलब 1,30,400। अब देखिए 1,30,400 आया डेबिट साइड का। या तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,30,400 होगा, नहीं तो कम होगा। यानी कि हर हाल में बैलेंस सीडी जो होगा वो कैश का हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। और ये कब लिखेंगे? साल के महीने की आखिरी तारीख को। तो देखिए घटा दीजिए, कितना है? 50,000 रुपये घटाना है, 30,000 रुपये घटाना है, 2150 घटाना है, 200 रुपये घटाना है, 3,000 घटाना है, 1,008 रुपये घटाना है, 80 घटाना है, 1,120 रुपये घटाना है और 150 रुपये घटाना है। तो 42,692 रुपये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। और जो बैलेंस सीडी है वो इधर आके उसके अपोजिट साइड में अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है ना, तो मई फर्स्ट का टू बैलेंस बीडी कितना लिख देंगे? 42,692। ये कंप्लीट हो गया ना। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी कैश बुक का सिंपल कॉलम कैश बुक करेंगे या डबल कॉलम करेंगे, जब भी कैश कॉलम की बात होगी ना कैश की, तो कैश का डेबिट और क्रेडिट या तो बराबर होगा या फिर जब बराबर होगा इसमें से ये दोनों साइड बराबर, तो बैलेंस शीट नील होगा, जीरो। और अगर या तो दूसरा रास्ता क्या है? डेबिट साइड का ज़्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, तो बैलेंस शीट फिगर कुछ भी अमाउंट आएगा। क्योंकि आपके हाथ में जितना पैसा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हाथ में उतना ही पेमेंट कर सकते हो। हाथ में कितना बचेगा? सन्नाटा, जीरो। या फिर कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ हाथ में बच जाएगा, तो कुछ बच गया। यहाँ पे मेरे टोटल हाथ में आया कितना? 1,30,400। ये सारा पेमेंट कर दिया तो मेरे हाथ में 1,42,692 रुपये बच गया। तो ये हमारा कैश का बैलेंस शीट है। तो दोस्तों हमने आज कैश बुक की शुरुआत करी है कि कैश बुक कब बनाते कैसे। और ये नॉर्मली ये जो सब्सिडी बुक रिकॉर्ड करते हैं ये बड़े बिजनेसमैन करते हैं। तो ये और मैंने लॉजिक भी बता दिया इसका रिकॉर्ड करने का क्या वजह है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रहा है उसके लिए भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।